वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ स्टडी धावा की भूगोल वाली दुनिया में। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यानी कि कल हम लोगों ने सीख लिया था ग्रह कैसे बने, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, पर आज हम लोग सीखेंगे कि उसके अंदर क्या है। यानी कि हमारी जो खूबसूरत सी पृथ्वी है वो कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या चीजें मौजूद हो चुकी थी, धातुएं, और ऊपर क्या बन गई थी, परबटी, और उसके ऊपर क्या है, हमारा वायुमंडल, वो भी हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो चीजें नहीं देखी है, वो चीजें नहीं सीखी है, तो जाइए पहले उन चीजों को सीखिए, फिर आप लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की आकार कैसी है, कैसी संरचना है, कैसा स्ट्रक्चर है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, पर क्या सच में हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार है? नहीं, हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी का जो आकार है ना, वो कुछ इस तरीके से है। देखो, ये पृथ्वी जो है ऊपर से धसी हुई है, कुछ इस टाइप में है, और उसी तरह नीचे से भी है, जैसे एक एप्पल होता है ना, एप्पल, बस ये समझ लीजिए इस टाइप की हमारी पृथ्वी है, और किनारे से कुछ ऐसी उभरी हुई है। इस टाइप का हमारी पृथ्वी की कुछ संरचना है। जी हाँ, आप लोग सोचेंगे ये कैसी संरचना है, तो यही हमारी पृथ्वी की संरचना है। यानी कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों की तरफ से ऊपर और नीचे क्या है, इसके नॉर्थ साइड और साउथ साइड में क्या है, पोलर रीजन है, ध्रुव है। इसके उत्तर और दक्षिणी छोर में क्या है, ध्रुव, पोलर्स, ध्रुव है। तो यहाँ पे दो ध्रुव मिलते हैं, एक तो आर्कटिक और एक अंटार्कटिक, नाम सुना होगा ना। तो इन इलाकों में ये पृथ्वी क्या है, हमारी धसी हुई है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इन साइड में हमारी पृथ्वी कैसी है, उभरी हुई अवस्था में है, यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई है। आप लोग ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने वो स्पंज वाली बॉल देखी होगी, अगर आप उसे ऐसे दबाएंगे, ऊपर नीचे से प्रेस करेंगे, तो वो किनारे से फूलती हुई नजर आएगी। देखा है आपने? एक बार ट्राई करके देखना, अगर आप उसे ऊपर से प्रेस करेंगे तो किनारे से फूलेगी। बस वैसा ही हमारी पृथ्वी की संरचना है। हमारी पृथ्वी को भी ना ऊपर नीचे से दबाया गया है। आप कहेंगे किसने दबाया? आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सुना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी पृथ्वी में लगता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इन जगह में सबसे ज्यादा होता है। जो पोलर रीजन है ना, वहां सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पे जो पृथ्वी है एक तरीके से दबी हुई अवस्था में लगती है, धसी हुई लगती है, क्योंकि यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है। उसी का अपोजिट इस साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम होता है इनके अकॉर्डिंग। वैसे तो पृथ्वी की हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर कुछ जगह ज्यादा है और कुछ जगह कम है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, यह ध्रुवों में, और कम कहाँ है, किनारों में, या 0 डिग्री के आसपास आप कह सकते हैं। तो यहाँ कम होने की वजह से पृथ्वी क्या है, यहाँ से थोड़ी भी फैली है या उभरी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। नंबर 2, हमारी पृथ्वी बिल्कुल एक जगह पर खड़ी नहीं है। कहने का मतलब है पृथ्वी ने थोड़ी सी झुकी हुई अवस्था में है। उसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है। देखिए, पृथ्वी कुछ इस तरीके की है। देखिए, अभी हम लोग पृथ्वी को गोलाकारी बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। आपने ग्लोब भी देखे होंगे ना, ग्लोब भी कुछ इसी टाइप से होते हैं बने हुए। जिसके पास ग्लोब है एक बार देखिएगा। तो हमारी पृथ्वी क्या है ना, ऐसी झुकी हुई है। जो ये चीज दिखा रही है, ये दिखा रही है कि पृथ्वी के थोड़े झुके होने की तरफ को, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी के झुके होने की वजह से ही जो इसके पोलर रीजन्स है, जो इसके ये पोलर रीजन्स है ना, यहाँ पर कुछ 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होती है। क्योंकि जो सन से हमें रेज मिलती है, वो सबसे पहले जिस तरीके से ये झुकी है, अगर ये हमारा सन नॉर्थ साइड में है, यानी कि ये मैं आपको आगे अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब यह सन अगर नॉर्थ साइड है तो सबसे ज्यादा इसको मिलती है, क्या, सनलाइट सबसे ज्यादा इसको मिलती है, और हमेशा पूरे 6 महीनों तक रहती है। और यहाँ पूरा अंधेरा रहता है, क्योंकि देखिए ना, सन की वो रोशनी यहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ कुछ मिल रहा है नहीं। तो यह वाला इलाका क्या होता है, 6 महीने की यहाँ पर रात होती है। तो हमारी पृथ्वी कितने डिग्री में झुकी है, 66.5 डिग्री, 66 डिग्री में, 66.5 डिग्री में हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। 66.5 डिग्री में हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। इतना आप समझ गए पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारी पृथ्वी कैसी है, ध्रुवों से उभरी हुई और किनारों से चपटी, सॉरी, ध्रुवों से चपटी और किनारों से उभरी हुई। और हमारी पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, ये हमारी पृथ्वी का कुछ संरचना है। ये मैंने पृथ्वी का पार्ट है,
पृथ्वी का हम आंतरिक पार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारी ये जो पृथ्वी है ना, जो हमें नजर आती है, वो हमें इसका सिर्फ ऊपरी सिरा नजर आता है। हमारी पृथ्वी जो है, हमें उसका सिर्फ ये वाला, जो ये ऊपर ऊपर का सिरा दिख रहा है आपको, ये वाला, सिर्फ ये वाला सिरा नजर आता है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए, मेरे पास पृथ्वी है, मैंने पृथ्वी से चाकू से काट कर देखा, एक संतरे की तरह समझ लीजिए। पृथ्वी पूरी क्या है, एक तरीके से गोल। जब उसे चाकू से काटा गया तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमें देखने को मिला। तो उसी तरीके से समझ लीजिए, पृथ्वी को हम अब काट रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हम उसे देख रहे हैं। हम लोग पृथ्वी की कौन सी जगह में रहते हैं, ये सबसे ऊपरी जो बाहरी परत है ना पृथ्वी की, उस जगह रहता है। आप लोग सोचेंगे यहाँ पर हमारा सन है, देखो ये है हमारा सन, और सन के आसपास ही हमारे ग्रह हैं। तो और हम लोग कहाँ रहते हैं, इसी के बाहरी परत में। तो आखिर हमें सबसे ज्यादा सन हमें जला क्यों नहीं देता, सन से अभी हम लोग दूर हैं, यही वजह है कि हमें सन की क्या मिलती है, हीट मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं ना हम पृथ्वी के अंदर की तरफ रहते हैं और ऊपरी इलाका जो है वो वायुमंडल, वो हमारा पृथ्वी का ऊपरी इलाका है। ऐसा नहीं है, वायुमंडल अंतरिक्ष ही है, बस हमारी कुछ ऐसी गैसेस हैं जिसके वजह से हमें वायुमंडल नजर आता है, बाकी सब अंधेरा है, सब कुछ काला है। अब देखिए, पृथ्वी को मैंने खोल दिया, यानी कि पृथ्वी को मैंने काटा और उसे मैंने बीच से खोल दिया। अब उसके अंदर क्या है हम वो देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी ऊपरी संरचना होती है, इसे हम लोग कहते हैं परपट्टी। परपट्टी कैसे बनी है ये मैंने आपको बता दिया है ना, कैसे बनी है, गुड, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, नहीं देखा तो पहले उसे देखिए वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ज्योग्राफी जो है ना, एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, जब तक आप इसके कोई भी बेसिक नहीं समझेंगे आप आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप अब इसके सही माने ना माने, पर आप खुद देख लीजिएगा, जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करेंगे आपको हायर लेवल का कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए, ये है इसकी परपट्टी। परपट्टी वो जगह है जहां पर हम इंसान लोग रहते हैं, यानी कि परपट्टी वो जगह है जहां पर कौन रहते हैं, इंसान रहते हैं। परपट्टी के बाद जो अंदर की जगह होती है, ये वाली जगह, ये इतनी मोटी हमारी पूरी परपट्टी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो ये अंदर वाली जगह आती है, इसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल। पूरा स्थल मंडल और पूरी परपट्टी को हम लोग एक भी मान सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं दो बता रही हूँ, अगर आप इसे मिटा दें तो ये पूरा का पूरा परपट्टी होगी या फिर स्थल मंडल, क्योंकि दोनों का सेम ही चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है उसे हम लोग कहते हैं मेंटल। मेंटल वो पागल वाला मेंटल मत समझ लेना, ओके। तो ये क्या है हमारा मेंटल। और उसके बाद जो आखिरी चीज आती है उसे हम लोग कहते हैं क्रोड। क्रोड। हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का व्यास कितना है, यानी कि हम पृथ्वी को काटेंगे तो जो पृथ्वी का मिडिल वाला पार्ट है, ये पार्ट जहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे, वो कितना है, तो वो है 6370 किलोमीटर। इसका क्या है, रेडियस है, इसका व्यास है 6370 किलोमीटर। लेकिन जो हमारी क्रोड है, जो ये क्रोड है, क्रोड हमारी पृथ्वी की सबसे आखिरी संरचना है। इस क्रोड का कितने किलोमीटर में है ये है 2900 किलोमीटर। इसकी आखिरी सीमा बनती है 2900 किलोमीटर में हमारी क्रोड है, ओके। और उसके बाद जो पूरी संरचना बनती है आंतरिक तक का जो इसका व्यास है वो कितना है 6370 किलोमीटर। और इसकी क्रोड कितने तक है 2900 किलोमीटर तक, क्रोड इसकी आखिरी संरचना है। तो अब देखिए, परपट्टी हो गया, अब बात करते हैं मेंटल की। मेंटल क्या होता है, मेंटल का मतलब होता है ना, मेंटल एक ऐसी जगह है जहां पर को सारी चीज द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में मतलब कि यहाँ आग है, आग ही आग है, मैग्मा है और लावा भरा हुआ है। इस जगह में जितनी भी हमारी धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में मिलती है। यहाँ पर लावा और मैग्मा होता है। जब हमारे वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं, जब हमारे ज्वालामुखी फटते हैं ना, उसके अंदर जो मैग्मा और लावा निकलता है आग की तरह, वो यहीं से आता है। इसी मेंटल से क्या निकलता है, मैग्मा या फिर लावा निकलता है। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो होता है क्रोड। क्रोड कौन सी जगह है, ये ठोस जगह है, यानी कि ये ठोस है, या सॉरी, यहाँ जो है भारी धातुएं मिलती है। मैंने आपको बताया था ना, जब हमारी पृथ्वी गली हुई अवस्था में थी तो भारी धातुएं सब केंद्र में चली गई थी, अंदर चली गई थी। तो इसका सबसे लास्ट छोर कौन सा है, क्रोड। तो सारी धातुएं कहाँ पहुंच गई होंगी, क्रोड में। तो जितने भी भारी लोहा एल्यूमिनियम वाली धातुएं हैं वो सब कहाँ है, हमारे क्रोड में। कभी कभी क्या होता है ना, जब मैग्मा अपने अंदर की चीजों को उगलता है, यानी कि जहां मेंटल में जो भी चीजें हैं वो बाहर आती है ना, तो वो क्रोड की चीजें भी लेकर आती है। मतलब क्रोड में जो भारी भारी धातुएं हैं ना, तो ये मेंटल उसको भी अपने साथ लेकर आता है ज्वालामुखी फटने के रूप में। तब हम देखते हैं जैसे
आप लोगों ने देखो जब भी ज्वालामुखी फटता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है ये देखने के लिए कि पृथ्वी के अंदर से क्या क्या चीजें निकली है। आज भी अगर हमें लोहा मैग्नीशियम जैसी चीजें चाहिए होती है हम कहाँ देखते हैं, पृथ्वी के अंदर देखते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, आज तक कोई भी करोड़ तक नहीं पहुंच पाया है क्योंकि यहाँ तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। अगर आप अंदर गए ना, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई। कोई भी जल के खत्म हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई है। आज तक कोई भी करोड़ तक या इसके आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर ये चीजें होंगी? तो यह हमने वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने अनुमान लगाए हैं। और भी चीजें ही मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे हमें इन चीजों के बारे में पता चला। तो इतना आप समझ गए, परपटी, मेंटल, क्रोड है। ठीक है, अब इस परपटी, मेंटल, क्रोड को भी हम और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं थोड़ा सा, और हम इसको अच्छे से सीखते हैं। ये हमारा थोड़ा बेसिक है कि 3 पार्ट में है, परपटी, मेंटल, क्रोड। अब हम इसको और पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसके ना सबसे पहले ऊपरी छोर को और 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये वाली हो गई हमारी परपटी, ये जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरा हो गया हमारा परपटी। फिर उसके बाद जो उसके नीचे वाला ये इतना हिस्सा आता है ना, ये परपटी हमारी 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, 100 किलोमीटर तक हमारी परपटी मिलती है। फिर परपटी से लेकर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल। इसे हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। ये पूरा ठोस है, ठोस है। मतलब स्थल मंडल को आप ऐसे समझ लीजिए, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं वो ऊपर ही इसका सिरा है। लेकिन अगर हम थोड़ा अंदर जाए तो हमें मिट्टी मिलती है, पत्थर मिलते हैं ना, वो पूरा क्या इलाका है? स्थल मंडल का इलाका है। किसका मंडल का इलाका है? स्थल। जहां तक खोदते खोदते हमें सिर्फ ठोस इलाका मिलता है तो वो क्या होगा? हमारा स्थल मंडल। ये है 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक। फिर हमें एक चीज मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं दुर्बलता मंडल। फिर हमें मिलता है दुर्बलता मंडल। जो ये दुर्बलता मंडल है ना, ये द्रव अवस्था में है। ये जो है ये पूरी तरीके से द्रव अवस्था में है। आप जब खुदाई करेंगे, आप स्थल मंडल तक पहुंच गए, स्थल मंडल के बाद जब और खुदाई करेंगे ना, फिर आपको सब चीजें गर्म, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई लगेगा और यहाँ पे कुछ गर्म या मतलब पतले द्रव अवस्था में चीजें मिलने लगेंगी। तो जो दुर्बलता मंडल है ना, इसी के ऊपर हमारी जो प्लेट्स हैं वो तैर रही हैं। प्लेट्स क्या होती हैं? जो हमारे जितने भी महाद्वीप है, महासागर है, ये सब प्लेट्स हैं। ये सब क्या है? प्लेट्स है। और ये प्लेट जो है ना, इस दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही है। ये क्या होता है ये मैं आपको और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आप ये जरूर समझ लीजिए कि दुर्बलता मंडल क्या है, वरना जब मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रही है मैम और क्या दुर्बलता मंडल है। तो सबसे ऊपर है हमारी परपटी, जहां पर इंसान रहते हैं। उसके बाद है स्थल मंडल, जहां तक हमारा ठोस वाला इलाका आता है। फिर हमारा द्रव वाला इलाका शुरू होता है जिसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल भी मेंटल की तरह, यहाँ भी आग है। यहाँ भी मतलब एक तैरता हुआ लावा है। यहाँ भी आग है, तैरता हुआ लावा है, जिसे हम लोग कहते हैं दुर्बलता मंडल। ये है 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक। कहां से 400 किलोमीटर तक? परपटी से यहाँ तक 400 किलोमीटर तक है। यानी कि अगर सिर्फ हम इसी का क्षेत्रफल देखें तो वो 200 है। सिर्फ इसका देखा तो 200, ऊपर से नीचे तक का हम यहाँ जो पहुंच गए 400 किलोमीटर की गहराई में अब हम पहुंच गए। देखिए अब हम जो है ना, जो मेंटल वाला इलाका है इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ये जो मेंटल है ना, इसे भी हम लोग 2 पार्ट में कहते हैं। ऊपर वाला है ऊपरी मेंटल और नीचे वाला है निम्न मेंटल। जो ऊपर है वो क्या है? हमारा ऊपरी मेंटल, और नीचे वाला जो है वो हमारा क्या है? निम्न मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है ना, ये है द्रव अवस्था में। ये कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। जबकि जो निम्न मेंटल है ये है ठोस अवस्था में। कैसी? ठोस अवस्था में। आप कहेंगे कि मेंटल तो पूरा द्रव होता है तो ये ठोस कैसा हो गया? मैंने अभी आपको बताया था ना कि मेंटल में कुछ चीजें ना धातुएं भी हैं। तो जो ऊपर का इलाका है उसमें तो दुर्बलता मंडल भी है। मतलब मेंटल का ऊपरी हिस्सा आप एक तरीके से दुर्बलता मंडल भी कह सकते हैं। जो ये है ना, दुर्बलता मंडल भी इसी का हिस्सा, वो भी तरल है। तो इसका जो मेंटल का हमारा ऊपरी पार्ट है ये भी क्या रहेगा? तरल। क्योंकि ऊपर से जो तापमान मिल रहा है वो नीचे को भी तो मिलेगा, मतलब इस मेंटल को भी तो मिलेगा। तो ये मेंटल क्या है? पूरा द्रव है। फिर जो निम्न मेंटल है ना, यहाँ पे अब भारी धातु है। मैंने क्या कहता? भारी धातु है, अंदर चली जाती है। तो जो भारी धातु बच के निकल रही होंगी वो कहाँ गई? निम्न मेंटल में। उसी तरीके से हम क्रोड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें भी हम लोग पार्ट को डिवाइड करते हैं ऊपरी क्रोड और निम्न क्रोड। ऊपरी क्रोड और निम्न क्रोड। क्रोड और निम्न क्रोड में क्या अंतर है? ये भी सेम इसी की तरह है। जैसे यहाँ ऊपरी मेंटल द्रव है, उसी तरह यहाँ ऊपरी क्रोड भी द्रव है और निम्न क्रोड ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि क्या बताया था मैंने, जो आखिरी में सारी वस्तुएं हैं वो भारी वस्तुएं जो अंदर चली गई थी। लेकिन जो ऊपरी क्रोड है ना, इसमें भी तापमान अभी भी मौजूद है, इसलिए ये वाली द्रव है और लास्ट वाली ठोस है।
तो आपको समझ आ गया, इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। परपटी, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, फिर मेंटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऊपरी मेंटल जो कि द्रव है, निम्न मेंटल जो कि ठोस है। ऊपरी क्रोड जो द्रव है, निम्न क्रोड जो कि ठोस है। आप मेंटल के नीचे वाले हिस्से दोनों को ठोस कर देना, ये सोचते हुए कि ठोस वाली भारी चीजें अंदर चले जाती है, सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। तो बस निम्न मेंटल और निम्न क्रोड सबसे आखिरी इलाके के हुए ना, मतलब मेंटल के लिए सबसे लास्ट तो निम्न मेंटल है और क्रोड के लिए भी सबसे लास्ट निम्न क्रोड है। तो बस समझ लीजिएगा, जो निम्न चीज है जो लास्ट में आती है वो भारी होती है, वो मजबूत होती है, वो ठोस होती है। बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें सीखते हैं कि ये जो चीजें बनी है वो किस चीज की बनी है। हाँ, ये ना कुछ धातुओं की बनी है। जो सबसे पहले हमारा ऊपरी हिस्सा है ये बना है सियाल से। सियाल, सियाल। आप कहेंगे सियाल क्या होता है? सियाल को हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है। जो 2 धातुएं हैं उससे हमारा ऊपरी हिस्सा बना है, यह है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। देखिए जो ऊपर के हिस्से हैं वो किस किस से बन गए हैं? सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से, इसलिए हम इसे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सियाल। यानी कि ये जो ऊपर की परपटी है ना वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से ज्यादा बनी हुई है। फिर हमारा जो मेंटल वाला पार्ट आता है वो बना है सीमा से। सीमा भी मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जो क्रोड वाला हिस्सा है वो बना है निफे से। निफे जो भारी धातुएं होती है ना वो है हमारी निफे। निकिल और फेरस, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस ये भारी धातुएं है ना। तो ऊपरी किससे बनी है? सियाल से, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। मेंटल बना है सीमा से, सिलिकॉन मैग्नीशियम। क्रोड बना है निफे से, निकिल और फेरस, निकिल और आयरन, सॉरी निकिल और आयरन। ठीक है ना? आया आप लोगों को समझ में? तो आज के लिए हम लोग अपना इतना ही करते हैं। आज यहीं पे हम लोग अपनी क्लास एंड करते हैं। कल हम लोग इसके आगे और भी अच्छी चीजें सीखेंगे। तो कल की क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा और आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना मत भूला कीजिए। आपकी लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको हमारी क्लासेस सच में पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लिए। बाय बाय। Right.